जय हिंद साथियों। बिहार में चुनाव है और वो आपको सुनाई दे रहा है। आपको पता चल रहा है कि बिहार के चुनाव को लेकर किस प्रकार से हलचल मची हुई है चारों ओर। हलचल मची हुई है जो सत्ता पक्ष है वहाँ पर भी। और किस प्रकार की ये हलचल है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से हड़बड़ा रहे हैं, खिसिया रहे हैं। कौन? जी हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की सरकार जो है 15 साल से बिहार पर सत्ता संभाले बैठी हुई है। और अगर आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई भी सरकार देश के किसी भी कोने में ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में अगर कोई भी सरकार इस बात को कहने लगे कि किस प्रकार से जो है आज से 25-30 साल पहले व्यवस्थाएं ऐसी थी और उसके बाद व्यवस्थाएं कैसे बदली, तो क्या व्यवस्थाएं आज भी आप ये कह के कि व्यवस्थाएं 30 साल पहले कैसी थी, आप इस बात को कहकर आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया? आपको काम करना पड़ेगा ना। अगर आपको सत्ता में चुना गया तो आपको काम करना पड़ेगा। और जहां तक बात है बिहार की, तो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चुनावी रैलियों में क्या हो रहा है। चुनावी रैलियों में आप देख रहे हैं जन समंदर, जन सैलाब उमड़ रहा है तेजस्वी यादव की हर रैली में। और तेजस्वी यादव के अंदर ऊर्जा है, प्रतिभावान है। और जिस प्रकार से लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार कुर्सी कुमार जो हैं, अगर ये कह भी दें कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको ये बता दूं कि उन्हीं के अंडर में वे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के रह चुके हैं। तो आपने उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया था और आप अब कहेंगे कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ही दुखद विषय है, बहुत। और ये दिखा रहा है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, मगर आपकी सोच जो है वो बुजुर्गों वाली सोच नहीं, आपकी सोच जो है वो बुढ़ा गई है। बुढ़ा गई है, मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो स्टेल हो गई है, क्योंकि आप सही प्रकार से सोच नहीं पा रहे हैं। मैं ईवीएम के बारे में भी चिंतित हूँ, बिल्कुल इसके बारे में बात करी जाएगी। और जिस प्रकार का सत्ता सुख भाजपा ने एंजॉय किया बिहार में, बड़े दुख की बात है कि पूंजीपतियों के दम पर इन्होंने सत्ता तो बना ली, देश की केंद्र की सरकार बनाई, पूंजीपतियों के दम पर जो भी किया है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, मगर आप जानते हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ। हमारे बिहार के बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। सत्ता का अभिमान किसी को नहीं होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का अभिमान ही नहीं कर रही है। सत्ता में इतनी अहंकारी हो गई है कि सत्ता की भूखी हो गई है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, और हाँ, ये याद रखिएगा कि जब बाढ़ में डूब रहा था राज्य, तो उस वक्त सिर्फ हवाई दौरे हो रहे थे। कोई जाके किसी से मिल नहीं रहा था, ये नेता किसी के दर्द पे मलहम नहीं लगा रहा था, किसी के दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। और ये वही वाले आ, मुख्यमंत्री हैं जो नहीं चाहते थे कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं वे वापस पहुंचे अपने राज्य। वे कह रहे थे कि किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से क्या क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब वे आ, घटक दल है एनडीए की, तो एनडीए को वो ये कहते कि बसों और ट्रेनों का जो मतलब जो प्रिपरेशन है, जो व्यवस्था है, उनको ठीक करा जाए और हमारे जो भाई बहन थे बिहार से, उनसे पैसा ना लिया जाए, उनसे किराया ना लिया जाए। पर आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। देखिए, सत्ता के लिए उन्हीं लोगों से जाकर आप वोट मांग रहे हैं और उन्हीं लोगों को आपने किस प्रकार से कोरोना के समय में मरने के लिए छोड़ दिया था, ट्रेनों के नीचे कट जाने के लिए छोड़ दिया था, किस प्रकार से आपने अन्याय किया था। ये केवल सत्ता की भूखी भाजपा है, सत्ता भूखी भाजपा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए कि उन्होंने केवल सत्ता पाने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया, तो उनसे घटिया आदमी तो है नहीं। और अब आप उन्हें देखेंगे कि जितनी रैलीज हैं उसमें वो भड़बड़ा रहे हैं
खिसिया रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे बड़े सारे मित्र आते हैं, जो भक्त कहलाते हैं, वो कैसे कैसे घटियापन अपना दिखाते हैं, अपशब्द वो बोलते हैं, जैसे उसका कोई फ़र्क पड़ता है। हमें नहीं पता कि उन्हें 2-2 रुपए मिलते हैं, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक कहा आपने नीतीश शर्मा जी कि बीजेपी भगाओ और बिहार बचाओ। और इन नेताओं को आपको समझना पड़ेगा। आपको ये बता दूँ कि जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, आईएमएफ द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि 2025 तक भारत बांग्लादेश से भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो अभी तक तो हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते थे, अब हम कौन-सी वाली श्रेणी में आने वाले हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। और इन सब का कारण एक व्यक्ति है। वो जो बैठा हुआ है एक व्यक्ति, जिसके जिसके कहे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी है नहीं, उन्हें अपनी पार्टी का नाम बदल के मोदी पार्टी रख भी लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो नेता है वो उनसे काम करा रहा है, ये उनकी चाटुकारिता नहीं कर रहे, उनकी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि उन्होंने सत्ता पे इस प्रकार से वे काबिज हो गए हैं कि यदि ये उनकी चाटुकारिता नहीं करते, उनके सामने गिर पड़ नहीं जाते, तो इनकी जगह भी कोई नहीं है। आपको ये बता दूँ कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, जनता दल यूनाइटेड क्या कहती है। जब हमने सुना कि जब रैलीज़ में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन वो सत्ता में आएँगे 10 लाख नौकरियाँ देंगे, सरकारी नौकरियाँ। रोज़गार की बात और नौकरियों की बातों में अंतर है। वो रोज़गार की बात नहीं कर रहे, वो नौकरी, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। उधर वो उन्होंने ये कहा, जनता दल यूनाइटेड जो है वो पावर में है। इधर आरजेडी जो है वो पावर में आएगी अगर जनता दल यूनाइटेड हारती है। महागठबंधन में अन्य दलों के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी है, मगर कांग्रेस जो है उनका प्रत्याशी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अ, मतलब बनने का चांस है अगर वो जीतते हैं। अब देखिए कि किस प्रकार से वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस क्या कहती है? वही बात कहती है जो तेजस्वी यादव, आरजेडी कहती है, 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, रोजगार की बात नहीं कर रही हूँ। उधर देखिए जनता दल यूनाइटेड जो है वो सरकार में है, अगर जीतती है तो वही सरकार में आएगी ना, हारती है तो वही सरकार से जाएगी। लेकिन वो कहती है कि नौकरी कहाँ से दोगे? क्योंकि वो तनख्वाहें नहीं दे पाए लोगों की। तभी तो देखिए कभी डंडे पड़वाते हैं किसी सेक्टर में कर्मचारियों पर, कभी हमारी जो बहनें हैं, आशा कार्यकर्ती हैं और जो हमारी आंगनवाड़ी की दीदी हैं, आशा वर्कर्स हैं, उन सब के ऊपर ये किस प्रकार से डंडे बरसवाते हैं, क्योंकि ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है ये कह रहे हैं। इनके चुनावी खर्चों के लिए इनके पास पैसा है, ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा और बिहार की जनता को सोचने की आवश्यकता है। बिहार के मेरे साथियों, आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, उन तक पहुँचाएँ ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि वे लोगों को भ्रमित ना कर सकें। मैंने एक वीडियो अभी डाली, आपने देखा होगा, किस प्रकार से एक बूढ़ी माई को ये लेके गए एक रैली में, ये कहकर कि वहाँ पे लालू यादव जी जो हैं वो भाषण देने वाले हैं। तो ये झूठ बोल के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप मुझे ये बताइए कि इनके पास ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये इलेक्शन रैली, इतना इलेक्शन के लिए खर्च करने के लिए, यानी कि ये जनता का पैसा है, ये मेरे बिहार का पैसा है, ये मेरी बिहार की बहनों का पैसा है, मेरे बिहार के भाइयों का पैसा है। और अगर इस पैसे को सही प्रकार से इसका उपयोग करा जाता, तो सदुपयोग हो जाता। और क्या नौकरियाँ नहीं मिल सकती? क्या तनख्वाहें नहीं दी जा सकती? दी जा सकती हैं, मगर अगर इच्छा शक्ति हो तो। और एक तरफ ऊर्जावान तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि 10 लाख वो नौकरियां देंगे, उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, मगर दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार खिसिया रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं अपनी रैलियों में कि अगर तुम्हें नहीं सुनना तो चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। मतलब वो सोचते हैं कि वही सब कुछ जानते हैं। वही बूढ़े लोगों की कुछ आदत होती है ना, कई लोग अपने बुजुर्ग होने के बाद अपने ज्ञान से लोगों को एनरिच करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन देखिए कि किस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरियां कहाँ से देंगे, इनको कुछ नहीं पता है ये पैसे कहाँ से आएंगे। और यही बात आज मैंने देखा अभी जेपी नड्डा जिनकी कोई पूछ ही नहीं है, जबरदस्ती के वो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे याद है वो तस्वीर जब अमित शाह ने ऐसे पकड़ के उन्हें रास्ते से हटा दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे थे और उन्हें हटा के अमित शाह खुद चलने लग गए। तो ये तो इनकी पूछ है, ये तो इनकी औकात है, इनकी हैसियत है। अपनी पार्टी में कोई पूछता नहीं, इनको चले हैं बातें बताने। और देखिए
कहाँ तो जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि पैसे कहाँ से आएँगे, कहाँ जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है भाजपा के वो क्या कह रही है। वो कहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो कहते हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि सत्ता क्या होती है, ये वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या कहती है कि 19 लाख नौकरियां देंगे। तो 19 लाख नौकरियां इन्होंने कह दिया, इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। 10 लाख कह रहे तेजस्वी यादव, ये कह रहे हैं 19 लाख, और सत्ता में इन्होंने आना नहीं। सत्ता में आना है इनके घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने, और बातें कर रहे हैं ये बड़ी-बड़ी। उसके बाद इन्हीं के अध्यक्ष कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कैसे दे देंगे 10 लाख? अरे तो वो 10 लाख नहीं दे सकते तो तुम कैसे दे दोगे 19 लाख? लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ समझ रखा है? इतना बड़ा बेवकूफ है? इतना बड़ा बेवकूफ मत समझिए। और देखिए कि जब ये बात कहते हैं कि ये नौकरियां कहाँ से आएंगी और ये बड़ी-बड़ी बातें अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं, जबकि इन्होंने सत्ता में नहीं आना। और यहाँ पे मैं आपको याद करा दूं कि यही वो पार्टी है जहां पे मोदी जी ने, नंदू नंदू जी, उन्होंने ये बात कही थी कि 2 करोड़ नौकरियां, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक और झूठ था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब तो कहेंगे कोरोना काल, लेकिन इसके पहले के जो 6 साल थे, वो 5.5 साल मान लीजिए। 5.5 सालों में क्या, नहीं 6 साल, 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल, 6 सालों में उन्होंने क्या किया? 6 सालों में उन्हें देने थे 12 करोड़ नौकरियां, वो उन्होंने ले लिया 14 करोड़ नौकरियां। तो आप समझ रहे हैं ना, वो बेवकूफ बना रहे हैं और वो केवल झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि विपक्ष नौकरियां नहीं दे सकती। तो विपक्ष जो है, जिनको आप आज विपक्ष कह रहे हैं, उसमें एक कांग्रेस पार्टी भी है मोदी जी, जो जिन्होंने देश की सत्ता 67-68 साल संभाली और बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी। और आप जब आए, आपने वो सारी नौकरियां खा ली, जैसे डायन खा जाती है ना नौकरियां, आप वही डायन है जिन्होंने ये सारी नौकरियां खा ली। अगर आप इनकी इनकी बेरोजगारी दर को देखें, तो मैं आपको बता दूं, सितंबर का बेरोजगारी दर बता रही हूं, पूरे देश की बेरोजगारी दर है 6.67% पूरे देश की। तो शहरी इलाकों में 8.45% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 5.86%, पर पूरे देश का मैंने जो आपको बताया 6.67%। जानते हैं बिहार में बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर इन सबको पार करके 6.67% भारत का, और यहाँ पे 11.9% बिहार में। मतलब पूरे देश में अगर 100 लोगों में से 6-7 के बीच समझ लीजिए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये समझ लीजिए कि 200 लोगों में से 13 लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। लेकिन इनके यहाँ आप ये समझ लीजिए कि 24 लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है हर 200 में से, हर 200 में से। तो अब आपको समझने की आवश्यकता है कि ये बेवकूफ बना रहे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ये जाके दूसरे देशों के लोगों को गले मिलते हैं। आपको पता है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के तो जो झूठ है वो मतलब उनकी डिग्री के समान है। उन्होंने डिग्री पाई कौन सी वाली है वो आप जानते हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि आप लोग भी इस बात को समझें कि किस प्रकार से जो झूठी डिग्रियां हैं उनसे कोई असली का नेता नहीं बन जाता। जो वो कहते हैं कि किस प्रकार से जीडीपी की बढ़त होगी, उस तरह से हुई नहीं, बल्कि हम नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अपशब्दों का इस्तेमाल इन्होंने महिलाओं के बारे में किया, तो महिलाएं जो है, आशा कार्यकर्ती हों या आंगनवाड़ी दीदी हों या भोजन माताएं हों, इनके बारे में ये सोचने वाले नहीं हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बुलाया था, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा बताया था। तो महिलाओं के बारे में ये क्या सोचते हैं और महिलाओं के लिए ये क्या करेंगे, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो भी जनता दल यूनाइटेड को ही वोट जाता है, और अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी को वोट देते हैं तो भी बाद में सब मिल जाएंगे और ये वोट जाएगा नीतीश कुमार जी को। और नीतीश कुमार जो है, उन्होंने 15 साल आपके बर्बाद कर दिए हैं। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, बिहार की सिर्फ बदहाली हुई है। और अब जो आप लोग, आज मुझे कोई कह रहा था कि बिहार के लोग जो हैं बहुत होशियार होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। तो आपको समझना होगा कि आपके पास जो हथियार है, ये जो वोट का अधिकार है, इसको आपने सही प्रकार से इस्तेमाल करना है।
आप देखिए कि मोदी जी ने किस प्रकार से हमारे वीर बहादुर जवानों के बारे में बात कर दी कि उनके सामने वो अपना सिर नमन करते हैं। आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि चीन के बारे में उन्होंने ये कहा था कि चीन हमारी धरती पे नहीं आया, चीन तो शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, कोई नहीं आया। तो हमारे जो 20 जवान अ, चीनियों के हाथों मारे गए, वो किसके हाथों मारे गए, कैसे मारे गए, ये आपको सवाल करना है। जी, आपको सवाल करना है। चीन को क्लीन चिट दे दिया और कि चीन कह रहा है कि हम भारत में कभी गए नहीं। तो आप मुझे बताइए, मेरे बिहार की बहनों, मेरी बिहार के भाइयों, आप मुझे बताइए कि हमारे वो जो भाई जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस धरती के लिए, इस ज़मीन के लिए, क्या आप उनके उन हत्यारों को माफ़ कर सकते हैं? या उन हत्यारों को क्लीन चिट देने वाले मोदी जी को माफ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो याद रखिए, और मोदी जी चीनियों से चंदा लेकर खा रहे हैं, चंदा। पैसा देखिए कितना है, कहते हैं गरीब परिवार से, गरीब परिवार दिख रहा है। अब की बार नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि जानते हैं कि ये वाला झूठ हर कोई देख चुका है। और अ, अब जो इनके अंदर की जो एनर्जी खत्म हो चुकी है ना, ये तो झूठ, फरेब, ये सब बोलते हैं, यही सब करते हैं, सब भ्रमित करते हैं। तो अब इनके झूठ को तमाचा मारना है, इनको लठियाना है, और ऐसा लठियाना है कि बस ये कभी भी वापस ना आ सके। और इस लठियाने का नाम है वोट की शक्ति। अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल करिए, और पूरा बिहार, बोले बिहार बदले सरकार, बिल्कुल बदल देनी है इस सरकार को। और आपको सौगंध है, आपको सौगंध है उस समय की, उन लोगों की, उन बच्चों की जो सड़कों पे चले गए, जो भूखे रहे। अगर आज आपने किसी दल के बारे में सोचा और बिहार के आत्मसम्मान के बारे में नहीं सोचा, तो आप इसके नतीजे तो जो भुगतेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। इसलिए अब आपको कसम खानी होगी अपने बिहार की, सौगंध लेनी होगी कि इनको, इनकी हार की, इनको हराने की, ताकि अब की बार कहा जाए जय बिहार, जय बिहारी। बिहार के जो युवा हैं, उनको अधिकार है कि उनको नौकरियां मिले। ये नहीं कि ये जो जाल ये बुनते हैं, उसमें आप उलझ के रह जाएं। गलती से भी कमल के बटन को मत दबाइएगा, गलती से भी इनकी बातों में मत आइएगा। ये आपको बांटने का काम करते हैं, ये आपको बांटते हैं धर्म के नाम पर। क्या बिहार के लोगों में अलग अलग लोगों वाली भावना है? मैंने तो नहीं सुना कि वहां पे रायट्स होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, सब कोई कितने प्यार मोहब्बत से रहता है। मगर ये जो जहर है, जो पूरे देश में इन्होंने बोया है, उसकी आंच जो है वो बिहार तक पहुंची है ना। तो अब जरूरी है कि आप राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इन दोनों को देखकर महागठबंधन को जिताएं। तेजस्वी यादव को अपना कीमती वोट दे, अपने वोट की शक्ति को पहचाने, अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल करें, और तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। देखिए कैसे नेता, एक और एग्जाम्पल आपको देती हूं मैं, कि किस प्रकार से रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी, और ये 2014 में 8 नवंबर को कहा था। कितने साल हो गए, बना? आप मुझे बता दीजिए कि बना या नहीं। सुशील कुमार मोदी जी, ये सारे जितने ये बुजुर्ग हैं, इनको बुजुर्गों वाली इज्जत देकर इनको अब किनारा करना पड़ेगा, ताकि देश आगे बढ़ सके। देश युवा है, युवा शक्ति ही इसे आगे ले जा सकती है। युवा शक्ति को आप जिम्मेदार भी बना सकते हैं, उनसे उनकी जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इनके ऊपर नहीं असर होगा, क्योंकि ये तो घिसे हुए लोग हैं, ये बदमाश घिसे हुए लोग हैं, जानते हैं कि चीजों को कैसे घुमाना है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। मगर आज की युवा शक्ति इनके आगे बेवकूफ नहीं बनने वाली। देखिए सुशील मोदी जी ने अभी एक सभा में कहा, कहाँ है कोरोना, कहाँ है कोरोना? अब उन्हें कोरोना हो गया। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सब हार कर देखें अपनी आंख के सामने, भगवान इन्हें 150 साल की उम्र दे, सबको 150 साल की उम्र दे, और देखे कि देश तरक्की करता है या नहीं, जब इनको हम साइड करते हैं, जब इनको हम एक तरफ करके युवा नेताओं को लाएंगे और देश को सही रास्ते पे ले जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे और समझदार लोगों को लाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। जिनके अंदर इच्छा शक्ति हो कि वो कुछ करना चाहते हैं, जो लोगों की सुनना चाहते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं, जो ये नहीं कहते कि मैं तो गरीब परिवार का हूं मगर रहता हूं अमीरों की तरह, ये नहीं कहते, मगर रहते हैं अमीरों की तरह।
सुशील मोदी की एक और बात आपको बताती हूँ, 22 अक्टूबर 2020 की बात। इन्होंने कहा भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। देखिए जरा, भरोसा है आपको? झूठ देख लिया। एक तरफ आईटी पार्क के बारे में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में रविशंकर प्रसाद जी ने 6 साल पहले कहा था कि भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क बनाएंगे, टेक्नोलॉजी पार्क। मगर आपने देख लिया कि इन्होंने क्या किया। तो इनकी बातों पे भरोसा मत करिए, क्योंकि ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सिर करके आपको केवल बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब जो सरकार सैनिटाइजर पर, मास्क पर, महामारी के समय पर 18% टैक्स लगा देती है, क्या उसके अंदर इतना इतना मादा होगा कि वो आपको मुफ्त की वैक्सीन भी दे दे? और अगर मुफ्त की वैक्सीन मिलनी होगी तो वो डब्ल्यूएचओ के जो निर्देश होंगे उसके हिसाब से सरकार अपनी नीति भी तो बनाएगी। और अभी तो वैक्सीन आई नहीं और ये वैक्सीन बेच रही है, खास करके ये निर्मला सीतारमन की बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेवकूफ पने की बातें करती हैं। होशियारपुर की बच्ची जिसके जिसके साथ एक बहुत जघन्य अपराध हुआ, भगवान उसके परिवार को हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में इस दुख को झेलने की। मगर ये कितनी, किस तरह की महिला है, कितनी, मैं क्या बोलूं, गंदी महिला है। किस तरह से उस बच्ची के साथ हुए अपराध का राजनीतिकरण कर रही हैं, कह रही हैं राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी को वहां जाने की जरूरत थी? राजनीतिकरण करने की किसी को जरूरत नहीं होती, मगर राहुल गांधी को वहां क्यों जाने की जरूरत है? आप क्यों नहीं गई? इनसे पूछा जाए ना कि आप क्यों नहीं गई, अगर कुछ गलत हुआ तो आप जाती, क्यों नहीं गई? आपको किसने रोका? लेकिन वहां पे गलत नहीं हुआ। वहां पे पॉक्सो के तहत, आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, परिवार की बातें सुनी गई। गांव वालों ने कहा कि उस बच्ची के साथ जो हुआ उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और यही बात मुख्यमंत्री जी ने कही। पूरा शासन प्रशासन साथ में खड़ा है उस परिवार के, और जो आरोपी है उन्हें 36 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। इस यही तो तरीका होता है। क्या हाथरस में ऐसा हुआ था? नहीं। लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। एक और बात आपको बता दूं कि 370 का मुद्दा जब ये बताए ना, तो इनको बताइएगा कि इन 370 लोग देखे आपने इनकी तरह, और इनके झूठों को आप समझते हैं, क्योंकि आप महात्मा गांधी वाली उस धरती से आते हैं जहां महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, जहां के राजकुमार शुक्ला गए थे और महात्मा गांधी को लेकर आए थे, और तब तक उनके पीछे पड़े रहे जब तक महात्मा गांधी चंपारण उनके साथ नहीं गए। तो इनकी बातों में ना आइएगा। और बिल्कुल जंगल राह जब नहीं आएगा, अच्छा अभी देखते हैं। और ये जो झूठेबाज और जो बदमाश हैं, ये नहीं आएंगे, ये यकीन करके रखिए। आप देखिए कि कोरोना की टेस्टिंग तो ये फ्री में नहीं करा पा रहे ना, मगर बात क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन फ्री में बांटेंगे। अब आप समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल जाएंगी। अरे 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली ना, तो ये जो कमल है ये इतने गंदे कीचड़ में उग रहा है कि इस कमल की ओर देखना अपना नुकसान करना है। और बीमारी का समय है, महामारी का समय है, तो इस कमल से दूर रहिएगा, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी, लेकिन जिन्होंने ताली बजवाई थी आपसे, जिन्होंने थाली बजवाई थी आपसे, उसके बाद भूखों मरवा दिया था, उनको शर्म नहीं आई थी। लेकिन अब आपकी बारी आई है, इनको समझ में अब आएगा। और अब ये जो कहेंगे इन्हें कहने देना, मगर जानते हैं अब ये क्या कह रहे हैं कि बिहारी भाजपा के लतियाई, भाजपा के काहे लतियाई, क्योंकि तुमने कुछ काम नहीं किया, तुमने भ्रमित किया, बेवकूफ बनाया। झूठ का बादशाह, फरेब का शहंशाह जो बना था मदारी और सोच रहा था कि बनाएगा सबको बंदर, वो खुद ही बंदर बन के नजर आ रहा है। आज 10 नवंबर को इनकी है विदाई, और उस विदाई विदाई का मतलब है वोट की शक्ति से, वोट की शक्ति से इनकी करो धुनाई, इनकी करो सुताई, इनकी करो, इनको लठियाओ। और ये ताकि पूछते रह जाए कि बिहारी भाजपा को काहे लतियाई। साथियों, दोबारा से आपसे मुलाकात करूंगी, और आप लोग इनकी बातों में ना आइएगा, समझदारी से काम करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनकी सच्चाई बता सके। अब की बार नहीं चाहिए ये झूठ और फरेब वाली सरकार, ये केवल भ्रमित करने वाली सरकार जो काम नहीं करती, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। कह दो
नहीं चाहिए। जय हिंद।